जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव आपके स्टैटिक GS के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी विषय है सब हम डालते रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही ज़रूरी होते हैं उनको डालते हैं। आज मुग़लों की लगान व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि है तो ये टॉपिक है हिस्ट्री का, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मुग़लों की लगान व्यवस्था बेसिकली 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर शासक बनता है। बाबर ने एक काम किया। बाबर ने क्या किया? उसके पास समय था नहीं, 1526 से 1530 तक ही हो रहा। इसने अपनी जो भी जितना भी भाग वो भारत का जीत पाया उसको जागीरों में बांट दिया। किसने? जागीरों में बांटा। बाबर ने जागीरों में बांट दिया। कारण था कि इसके पहले सल्तनत काल में इक्ता व्यवस्था चलती थी। इक्ता मतलब छोटे छोटे सेंटर बनाए, छोटे छोटे क्षेत्र बनाए गए, उनको जो है इक्तेदारों को दिया गया ताकि वहाँ की व्यवस्था करें। सरकार थोड़े से मुक्त रहे अपने डायरेक्ट शासन से, डायरेक्ट शासन करने से। इससे अव्यवस्था बढ़ती है। आज भी देख रहे हैं आप क्या होता है, पूरा देश जो है प्रांतों में विभक्त है। प्रांत जो है जिलों में, कमिश्नरी या मंडल में, मंडल जिलों में, जिले फिर ब्लॉक्स में, तहसील में, ब्लॉक्स में, फिर उसके बाद न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, मतलब तमाम सारे क्षेत्रों में बांट करके उनकी प्रशासनिक जो विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। तो वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के स्वरूप, क्योंकि पूरा एक शासक बैठ के वहाँ नहीं कर सकता था, तो इन बाबर ने क्या किया? जागीरों में बांट दिया। और जागीर को जो उनके सरदार थे वो अपना ऑपरेट करते थे। क्योंकि टाइम ही नहीं मिला तो इसलिए उसकी विषय में बहुत जानकारी नहीं है। जैसे चल रही थी व्यवस्था अपना लगान, यहाँ की लगान व्यवस्था मूलतः जो है, इनकी अर्थव्यवस्था मुग़लों की मध्यकाल की पूरी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? लगान पे। लगान मतलब जो कृषि करने के बाद किसानों से अधिशेष लिया जाता था शासक द्वारा, वो लगान कहलाता था। तो जागीरों में बांट दिया बाबर ने, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला। दूसरा शासक आया हुमायूं। कौन आया? हुमायूं। ये बेचारा 1530 से लेकर के शासक तो बना, लेकिन बीच में आया शेर शाह, इसको अपदस्थ किया। फिर ये 1555 में पुनः ये शासन प्राप्त करता है। 1555 में पुनः प्राप्त करता है। शेर शाह ने व्यवस्था की थी। क्या थी? शेर शाह ने उत्तम लगान व्यवस्था की थी। उत्तम लगान व्यवस्था प्रयास किया था, लेकिन इस्लाम शाह इसका जो उत्तराधिकारी था, इस्लाम शाह, इसके मृत्यु होते ही, इसकी जैसे मृत्यु हुई, इसकी शेर शाह की व्यवस्था पूरी समाप्त हो गई। 1555 में फिर इस दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? हुमायूं। लेकिन एक ही साल में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में आता है अकबर। कौन आता है? अकबर। अब वास्तविक लगान जो व्यवस्था शुरू होती है अकबर से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? अकबर से। अकबर ने लगान व्यवस्था, चूँकि अकबर ने बहुत सारा क्षेत्र जीता, राजपूताना जीता, पूरा भारत जीता उसने, अफगानिस्तान तक का क्षेत्र था। फिर उधर दक्षिण भारत में काफ़ी क्षेत्र उसने कवर किया, सुदूर दक्षिण को छोड़ करके। जैसे अलाउद्दीन ने कवर किया था, ऐसे अकबर की भी पूरी बहुत सारा क्षेत्र इसने अपने अंदर लाया। और अंदर लाने के बाद चूँकि लगान ही आय का मुख्य स्रोत थी शासन के, तो शासक का जरूरी था कि लगान को वो व्यवस्थित तरीके से प्राप्त करे और उससे शासन व्यवस्था, अपनी सेना का संचालन करे, अपने राज्य का संचालन करे, अपने बाकी खर्चे निकाले। अब यहाँ से देखिए, अकबर से अब हम मुख्य जो लगान व्यवस्था वो शुरू होती है। वो अकबर ने कौन कौन सी व्यवस्था की, ये देखिए। ये तो हो गई पृष्ठभूमि आपकी। फिर अकबर जब आया, अकबर ने विभिन्न अर्थ मंत्रियों की नियुक्ति की। वित्त मंत्री या अर्थ मंत्री, वर्तमान संदर्भ में वित्त मंत्री। विभिन्न अर्थ मंत्रियों, क्योंकि इसका शासन बहुत लंबा था, 1605 तक चला। 1556 से 1605 तक, जिसे पर्याप्त समय मिल गया।
कितना मिला, पर्याप्त समय मिला इसको, और इसने अर्थमंत्रियों की नियुक्ति की और तमाम सारे प्रयोग किए, जिसमें पहला प्रयोग था, पहला अर्थमंत्री इसका था अब्दुल मजीद खां। ये पहला अर्थमंत्री था इनका, इसको इन्होंने नियुक्त किया 1560 में। ठीक, 1560 ईस्वी में इसने नियुक्त किया अर्थमंत्री को, इनको अब्दुल मजीद खां को। इन्होंने क्या किया कि जो आय थी, जो साम्राज्य की या जो क्षेत्र की आय थी, जो जागीरों की आय थी, उसको इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया। जो भी आय मिल रही थी उसको बढ़ा चढ़ा के बताया। इससे क्या हुआ, आय व्यय में जो संतुलन होना चाहिए था वो नहीं बन पाया। आय व्यय का संतुलन गड़बड़ा गया। आय व्यय संतुलन जो है क्या हुआ, बिगड़ गया। ठीक है, आय व्यय का संतुलन जब बिगड़ गया अब्दुल मजीद खां के बाद, तो अब चूंकि ये बहुत दिन चलने वाले नहीं थे, तो दूसरा इनको अर्थमंत्री नियुक्त किया गया एतमाद खां नियुक्त हुए 1563 में, 1563 ईस्वी में। इन्होंने देखा कि आय गलत बताई जा रही है। दूसरा, जागीर भूमि प्लस खालसा भूमि में स्पष्ट विभाजन नहीं है। खालसा भूमि आप लोग जानते होंगे, भूमि में स्पष्ट विभाजन नहीं है। जागीर और खालसा भूमि, मतलब जागीर भूमि और खालसा भूमि में स्पष्ट विभाजन। खालसा भूमि वो भूमि थी जो सरकार द्वारा सीधे व्यवस्थित की जाती थी, और खालसा भूमि वो भूमि थी, जागीर भूमि वो भूमि थी जो जागीरों में बांट दी गई थी। खालसा भूमि वो भूमि थी जो शासक द्वारा सीधे उसका लगान सीधे वसूल किया जाता था, या उसका जो है नियंत्रण सीधे सरकार के पास था। ये तो भूमि थी। अब जागीर भूमि खालसा भूमि स्पष्ट विभाजन नहीं था, इससे जो है व्यवस्थाएं सही से, या लगान व्यवस्था सही सुचारू रूप से चल नहीं पा रही थी। इन्होंने इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया, लेकिन इनको हटा करके एक योग्य अर्थमंत्री थे मुजफ्फर खां तुर्बाती को 1564 में अर्थमंत्री बनाया गया। चूँकि ये इन्हें समझ में तो आ गया, लेकिन ये कोई बहुत सटीक व्यवस्थाएं लागू करने में असमर्थ रहे, नहीं लागू कर पाए। इनको एक साल के अंतर्गत इन दूसरा पोस्ट दे दिया गया। मुजफ्फर खां तुर्बाती को अर्थमंत्री बनाया गया। मुजफ्फर खां तुर्बाती ने नई चीज़ की इसमें। इन्होंने क्या किया कि प्रतिवर्ष लगान के आधार पर, जैसे लगान प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित किया और हर वर्ष के आधार पर वसूला जाने लगा। जैसा इस साल का लगान इस साल ही निर्धारित होता था और इसी साल वसूला जाता था। तो इससे क्या होता था कि हर साल निर्धारण के लिए पूरा अमला लगा रहता था, पूरे साल निर्धारित करो। जैसे निर्धारित हो, एक फसल खत्म हुई, उसका दूसरी का निर्धारण आ गया, तो एक बड़ा अमला 24 घंटे, मतलब हमेशा 12 महीने लगा हुआ है। फिर वसूल करने के लिए अलग व्यवस्था लगी हुई है। तो मतलब हमेशा ये बहुत ही कास्टली था, या बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत महंगी व्यवस्था थी, और बहुत किसानों के लिए भी बहुत सटीक नहीं थी। मान ला किसी में जाहिर सी बात है कि व्यवस्था है तो लूप होल होता ही है। कहीं पर बेचारे की खेती नहीं हुई, इस बार खेती हुई, अगली बार किसी ने सीधे ऐसे ही लगा दिया लगान उसके ऊपर कि हाँ इनके यहाँ खेती हुई थी, ज़मीन अच्छी है, अगली बार किसी परिस्थिति पर नहीं हुई। तो बहुत सारे समस्याएं इस आने लगी। तो ये व्यवस्था ये काफ़ी दिन तक चल नहीं पाई, चूँकि महंगी भी थी। हर साल निर्धारण करना, हर साल लगान वसूलना, हर साल मतलब वसूलने वाली व्यवस्था ठीक है, लेकिन निर्धारण करने के लिए पूरा अमला पूरा साल भर लगा हुआ है। तो एक नई प्रणाली ये बहुत जब नहीं चल पाई, हरसाला व्यवस्था, तो इन्होंने क्या किया, कनकूत और नस्क ये प्रणाली लागू कर दी। ये चलने लगी।
यानी अनुमान, बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर कनकूत और नस्क, मतलब बिना पैमाइश के अनुमान, उपज का अनुमान लगाकर अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण। ठीक, कनकूत और नस्क ये चलने लगा। इनको 1564 में जब व्यवस्था हरसाला व्यवस्था नहीं चल पाई तो कनकूत और नस्क लगा दिया गया, इनको हटा दिया गया मुजफ्फर का तुर्वाती को। 1570 में इन्हें पुनः बनाया गया। 1570 में फिर अर्थमंत्री कौन बना? अर्थमंत्री बने यही मुजफ्फर खां। ठीक, 1570 में पुनः बने। इन्होंने क्या किया? 1570 से 80 तक लगातार हर साल जाफ्ता हरसाला लागू की। जाफ्ता हरसाला यानी प्रत्येक वर्ष इन्होंने क्या किया कि उपज का आकलन किया, उसके मूल्य का आकलन किया, कौन सी उपज कहाँ पर किस मूल्य में बिकती है, पूरे क्षेत्र के आधार पर आकलन किया कि किस क्षेत्र में कितने मूल्य की उपज बिक रही है, कौन सी फसल कहाँ ज़्यादा हो रही है, खेतों की पैमाइश करवाई और उसके बाद हर साल का निर्धारण किया। यानी पूरा जो है मूल्य, उपज प्लस पैमाइश, ये तीनों चीज़ें इन्होंने शामिल की। और क्षेत्रवार कि जहाँ पैदावार कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, इसके आधार पर भी इन्होंने पैमाइश करवाई मुजफ्फर का तुर्बाती ने। और ये 1580 तक व्यवस्था ये चलती रही। कब तक चलती रही? 1580 तक। 1580 में एक मुगल या मध्यकाल की सबसे अच्छी व्यवस्था, लगान व्यवस्था लागू की जाती है, उसे कहा जाता है दहसाला व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था थी वो? दहसाला। दहसाला दहसाला प्रबंध। ठीक, दहसाला प्रबंध 1580 में लागू होती है। इसमें अर्थमंत्री बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1570 से 80 तक इन्होंने जाफ्ता हरसाला लागू की। जाफ्ता हरसाला, हर साल के आधार पर ये जफ्ती व्यवस्था लागू की गई, हर साल के आधार पर। अब दहसाला प्रबंध जो इनका था, ये इसी 10 साल की, जो पिछले 70 से 80 तक, 70 से 1580 तक जो इन्होंने हर साल उपज, उसका मूल्य कहाँ कितना है, उपज कितनी हो रही है, पैमाइश कैसी है, ज़मीन कैसी है, क्षेत्र कैसा है, सबके आधार पर जो उन्होंने निकाला था, इसी आधार पर 1580 में जो अर्थमंत्री नियुक्त हुए, कौन हुए? टोडरमल। टोडरमल ये मध्यकाल के सबसे योग्य वित्त मंत्री थे और इनके सहायक थे ख्वाजा मंसूर शाह। कौन थे? ख्वाजा मंसूर शाह। टोडरमल एक वित्त मंत्री हुए, अर्थमंत्री कह सकते हैं इसको, वित्त मंत्री ना कहिए, अर्थमंत्री। ठीक, ख्वाजा मंसूर शाह इनके सहायक थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसका उपयोग किया। 1570 से 80 के बीच में जो हर साल उपज और मूल्य और पैमाइश का था, उसका इन्होंने एवरेज निकाला, हर साल का था इनके पास, तो 10 साल का औसत निकाल लिया गया। 10 साल का औसत निकाला गया। ठीक, और फिर पिछले 10 साल का, यानी 1570 से 80 के बीच में जो इनके पास डाटा था ही, उसका इन्होंने औसत निकाला और अगले 10 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया। अगले 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया। ठीक, यही 10 साला व्यवस्था, 10 साला, इसे 10 साला या 10 साला व्यवस्था कहलाती है। यहाँ जाफ्ता हर साला था, ये जाफ्ता 10 साला।
जाब्ता 10 साला व्यवस्था हो गई और इसी 10 साला व्यवस्था कहते हैं। 10 साल का पिछले 10 साल के औसत के आधार पर अगले 10 साल का लगान निर्धारित कर दिया गया। इसमें जो मुख्य बातें थी 10 साला व्यवस्था में, इसमें इकाई को, बीघा को इकाई मांगा गया। बीघा को इकाई क्या थी इसकी? बीघा जो 60 गज गुणे 60 गज बराबर 3600 गज का होता था, 3600 वर्ग गज, ठीक, 1 बीघा। जो नापने का पैमाना था वो गज सिकंदरी के बजाय गज इलाही हो गया। गज सिकंदरी के बजाय गज इलाही हो गया। क्या हो गया? गज इलाही। ये बांस का होता था और इस पर जो है लोहे की मुठिया लगी होती थी एक तरफ, इसे गज इलाही, जरीब, और जरीब, जो जरीब होता था वो बांस का होता था, जिससे नापा जाता था। बांस और लोहे का कड़ा लगा होता था, लोहे का कड़ा, ठीक। ये इकाई ये हो गई। गज सिकंदरी के बजाय गज इलाही यूज किया जाने लगा। ज़मीन को 4 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि ये मुजफ्फर खां तुर्बाती ने व्यवस्था चूँकि शुरू में ही कर दी थी, ज़मीन के आधार पैमाइश की थी, तो 4 भागों में। ये पहला है पोलज, दूसरा पोलज, चाचर, चाचर या छच्छर, 3 परती, चौथा बंजर। ये 4 भागों में ज़मीन को बांट दिया गया। जैसे पोलज प्रतिवर्ष खेती होती थी, ऐसी ज़मीन जिस पर प्रतिवर्ष खेती हो। फिर चाचर जो थी 1 या 2 वर्ष के लिए खाली हो जाए, 1 या 2 वर्ष पर खेती। 3 या 4 वर्ष पर खेती अगर हो तो परती। और बंजर ऐसी ज़मीन 5 वर्ष से ज़्यादा खेती ना हो, 5 वर्ष से ज़्यादा समय से खेती ना हुई हो। तो इससे ये होता था कि पोलज ज़मीन पर लगान उस आधार पर, चूँकि 2 सब फसल ली जाती थी, चाचर पे 1 आध फसल ली जाती थी तो उस आधार पर लगान, परती पर 3-4 वर्ष पे खेती उस आधार पर लगान, बंजर पे 5 वर्ष से ज़्यादा तो इस पर छोड़ दिया जाता था। तो ज़मीन को बांटने का ये फ़ायदा हुआ कि ज़मीन का जो वास्तविक निर्धारण था, लगान का वास्तविक निर्धारण इससे निर्धारित होने लगा। अगला था ये जो है कि अब जागीरों की व्यवस्था सीधे ज़मींदारों से कमिटमेंट ना करके, भूमिपतियों से कमिटमेंट ना करके सीधे रैयतों से किया गया। रैयत से संपर्क। लगान के लिए सीधे रैयत से, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? 10 साला जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यही व्यवस्था शेरशाह की भी थी। शेरशाह भी रैयतों से सीधे लगान लिया। 10 साल, हालांकि पूरे क्षेत्र में लगभग पूरे उत्तर भारत में लागू थी, बाकी कनकूद भी कहीं कहीं लागू थी और व्यवस्थाएं लागू थी, लेकिन जो 10 साला प्रबंध लागू था ये जो है केवल उत्तर भारत, अधिकतर पूरे क्षेत्र में उत्तर भारत में ही ज़्यादातर व्यवस्था, जहाँ पर सीधे डायरेक्ट संपर्क था वहीं पर ये लागू थी। इसके अलावा जो किसानों को जो पट्टे दिए जाते थे, ज़मीनों के, तो पट्टे पर पूरा विवरण, पट्टे का पूरा विवरण लिखा जाता था। यानी कितनी खेती होती है इस पर, कितनी ज़मीन है, कितनी खेती होती है, कितनी उपज, कितने साल में कितनी, पिछले कितने चाचर है, पोलज है, बंजर है, मतलब सब उस पर विवरण ये किसानों को जो दिया जाता था वो इस पर पूरा विवरण लिखा जाता था। और इस व्यवस्था ने जहाँ पर जो ज़्यादा, जैसे दक्षिण भारत में थोड़ी कम उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पर उस क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर में भी यही स्थिति थी। पंजाब के अगर पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले जाइए, पूर्वोत्तर में भी यही स्थिति थी। तो जो अधिकतम उपजाऊ क्षेत्र था वहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई और इससे जो है एक स्थिरीकरण आया अकबर के समय में, वित्तीय व्यवस्था का स्थिरीकरण आया। जो बार बार इधर उधर होता था मामला, वित्तीय फाइनेंशियल क्राइसिस जो आती थी, वो थोड़ी स्टेबल हुई अकबर, इसीलिए जो है समृद्धि प्राप्त कर सका इसके समय में, इसके बाद जहांगीर के समय में, इसके बाद शाहजहां के समय में चरम पर पहुंचा। और शाहजहां के समय में वित्तीय स्थिरीकरण की व्यवस्था गड़बड़ाई, चूँकि उसने खर्च किया लेकिन
लगान व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं कर पाए, ये व्यवस्था भी संपूर्ण रूप से या परफेक्ट रूप से नहीं चला पाए, और धीरे धीरे व्यवस्था खजाना खाली होने लगा। और एक स्थिति ऐसी आई औरंगजेब के समय में कि वहाँ शाही महिलाएं बंगाल से आते हुए खजाने का राह देखती थी कि उनके खर्चों की पूर्ति हो सके। वीडियो इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।